Hello student, welcome back to Mantis Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के सेशन में हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है पीजन, जमींदार एंड द स्टेट। इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं, यानी कि एक क्विक रिवीजन लेकर जाना है तो माइंड मैप हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इससे हम पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर लेते हैं और अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग भी लेकर जा सकते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं पीजन, जमींदार एंड द स्टेट का माइंड मैप। ठीक है, तो पीजन, जमींदार एंड द स्टेट, अगेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 16 और 17 सेंचुरी, राइट। 16 से 17 सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो मुगलों का पीरियड था, है ना। उस टाइम में कैसे एग्रीकल्चर किया जाता था, एग्रीरियन सोसाइटी कैसे काम किया करती थी, वो सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। इसके बारे में हमें कहां से पता चलता है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम करेंगे कि मेनली जो 85% जो पीपल होते थे वो गांव में रहते थे और गांव में जो है वो एग्रीकल्चर, उनकी जो बेसिक यूनिट थी एग्रीकल्चर की वो विलेज होती थी। ज्यादातर लोग गांव में जो है वो एग्रीकल्चर किया करते थे। तो मुगल टाइम पीरियड में सोर्स ऑफ इनकम इनका यहीं से होता था, यानी कि एग्रीकल्चर से उनकी इनकम होती थी, राइट। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम करने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर लोग किया करते थे तो उसमें मेनली 3 एक्टिविटीज किया करते थे। कौन कौन सी? एक तो हो गया आपका क्या, एक तो हो जाता था कि सॉइल को टिल्ट करना, उसके बाद सीड्स को सॉ करना, उसके बाद जब हार्वेस्ट होती थी, मतलब फसल पक जाने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती थी। तो मेनली 3 एक्टिविटीज हुआ करती थी। उसी के बिहाफ पर प्रोडक्शन जो है उस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता था। मेनली 3 एक्टिविटीज होती हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। तो लुकिंग फॉर द सोर्सेज आईने अकबरी, हमें कैसे पता चलता है कि मुगल पीरियड में किस तरह के रेवेन्यूज जो है वो पीजेंट से लिए जाते थे, राइट। कितनी तरह की लैंड होती थी, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलती है, तो इनके भी सोर्सेज होते थे, कहीं ना कहीं इनका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, जिससे कि हमें आज ये इंफॉर्मेशन मिली। तो हमें कहां से पता चलता है, तो ये हमें आईने अकबरी से पता चलता है। उसके बाद जो राजस्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात है, तो इनके वहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड से हमें रिकॉर्ड बुक से पता चला कि वहां पर किस तरह के पीजेंट्स के ऊपर जो है इतना रेवेन्यू लगाया जाता था और इतने रेवेन्यू जो है वो पीजेंट्स उनको दिया करते थे स्टेट गवर्नमेंट को। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हर तरह का रिकॉर्ड रखा करती थी, तो उनके रिकॉर्ड रूम से, रिकॉर्ड बुक से भी हमें इस तरह की जानकारी मिलती है कि वो किस तरीके से रेवेन्यूज को जो है वो इंपोज किया करते थे पीजेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके अलावा पीजेंट्स एंड देयर लैंड, तो लैंड भी बहुत तरह की होती थी, राइट। तो लैंड में इसमें 4 टाइप्स बताए गए कि कितनी तरह की लैंड होती थी। जिस हिसाब की लैंड होती थी, सॉइल की फर्टिलिटी होती थी, जिसमें कल्टीवेशन करते थे, तो उसी तरह से उनकी प्रोडक्शन भी आती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुजरात साइड में कॉटन बहुत अच्छे होता है, तो गुजरात की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उसमें उस तरह की कल्टीवेशन की जाती थी। तो एक तो होता है ड्राई लैंड होती है ना, एक होता है आपका प्लेन एरिया होता है, एक होता है आपका हिली एरियाज और दूसरी होती है आपकी फॉरेस्ट्री एरिया होता है। तो ये इतने तरह की लैंड होती थी, तो अलग अलग लैंड के ऊपर अलग अलग तरह की कल्टीवेशन हुआ करती थी। कहां से कौन सी कल्टीवेशन अच्छी होगी, तो वो लैंड के ऊपर डिपेंड करती थी। नेक्स्ट पर हम आते हैं इरिगेशन एंड द टेक्नोलॉजी। तो अब इरिगेशन के लिए किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से पीजेंट्स को क्या करी जाती थी, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। तो पहले अगर मैं बाबर की बात करूं तो बाबर के टाइम में बहुत सारा ऐसा खाली एरिया पड़ा हुआ था जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं की जाती थी। रीजन इज दैट कि वो जो है मतलब इरिगेशन के सोर्सेज उनके पास नहीं थे पीजेंट्स के पास में, तो इस वजह से बहुत सारी लैंड खाली पड़ी थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे मुगल एम्परर जो जैसे जैसे चेंज होते रहे वैसे वैसे उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया और लोगों को, पीजेंट्स को जो है वो इरिगेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए। इसके लिए नहरें वगैरह, कैनाल्स वगैरह बनवाई जाती है, ट्यूबवेल्स वगैरह करवाई जाती है, ट्यूबवेल्स का अरेंजमेंट कराया जाता है, ठीक है, और वेल्स बनवाए जाते हैं, रहेट का यूज किया जाता है। तो धीरे धीरे अब वो उस तरह की टेक्नोलॉजीज आने लगी थी। और एन अबंडेंट ऑफ द क्रॉप्स टू मेजर द सीजनल, तो यहां पर ना जहां पर देखो, एक तो वो होता है एरिया जहां पर बारिश ज्यादा अच्छी होती है, तो उसपे उस तरह की कल्टीवेशन होती है, यानी कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का अच्छा होता है। एक ड्राई एरिया होता है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो उसमें उस तरह का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि तो सीजनल यहां पर जो वो होती थी, क्रॉपिंग का सीजन होता था, है ना। खरीफ हो गई, ऑटम हो गई, स्प्रिंग सीजन हो गई, तो उसमें उस तरह की खेती की जाती थी कि गेहूं को कब बोया जाएगा, कब उसको काटा जाएगा। ऐसे ही जो बाजरा होता था उसको कब बोया जाएगा, कब काटा जाएगा। तो ऐसी जो कल्टीवेशन होती थी उनका टाइम होता था, उनका भी सीजन होता था। तो ये सीजनल
टास्क होते थे, ठीक है। तो 2 मेजर सीजनल साइकिल्स, द खरीफ उनको ऑटम कहते हैं, खरीफ को क्या कहते हैं बच्चे, ऑटम सीजन कहते हैं, और जो होती थी राबी होती थी वो स्प्रिंग सीजन में आता था, जिनको जीन से कामिल कहा जाता था। जीन से कामिल किसको कहा जाता है, जीन से कामिल परफेक्ट क्रॉप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, परफेक्ट क्रॉप को। इस परफेक्ट क्रॉप में दो तीन चीजें जो है वो परफेक्ट उसमें क्रॉप में मानी जाती है। एक तो क्या होगा आपका कॉटन, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका कॉटन प्लस क्या हो जाएगा, कॉटन प्लस हो गया आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, कॉटन शुगर केन, और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका ईडेबल ऑयल्स, है ना, थर्ड क्या हो गया आपका ईडेबल ऑयल्स। तो इन तीनों की ही कल्टीवेशन की जाती थी, क्योंकि यहीं से ही सोर्स ऑफ इनकम उनका ज्यादा होता था, तो इसी से पैसा ज्यादा आता, तो उनके पास रेवेन्यू ज्यादा आता था और बाहर भी इनकी डिमांड होती थी, इसलिए इन 3 मेजर क्रॉप्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। क्लियर। उसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, उसके अलावा हम बात करेंगे विलेज कम्युनिटी की, कास्ट इन द रूरल वैल्यू। तो विलेज कम्युनिटी में अलग अलग तरह के पीजेंट्स रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं ना, तो कोई पीजेंट जो है वो कोई काम करता है, कोई काम करता है। तो गांव में सारे कल्टीवेशन नहीं करते हैं, सारे एग्रीकल्चर में बिजी नहीं होते थे, कोई दूसरे काम भी किया करते थे, जैसे पॉट मेकिंग का काम, जैसे जो है वो आर्टिशन का काम, मूर्तियां बनाने का काम, बैग्स वगैरह बनाने का काम, मटके बनाने का काम, बहुत तरह के ऐसे काम होते थे जो गांव के लोग किया करते थे। तो उनके लिए जैसे यहाँ पर कास्ट एंड द रूरल वैल्यू, तो गांव के अंदर ना अलग अलग एरियाज बने होते थे, तो वो जाति के आधार पर बने होते थे कि ये एरिया उस जाति का है, ये एरिया उस जाति का है। तो मैनुअल टास्क भी कराए जाते थे, मैनुअल और द एग्रीकल्चर लेबर्स जिनको मजदूर कहा जाता था। अब जो प्लो करने के लिए जिन पर्सन को हायर किया जाता था उसको क्या कहता था, मजदूर कहा जाता था, तो उनको बहुत ही नीचे समझा जाता था, क्योंकि वो लैंडलेस पीपल होते थे, उनको सिर्फ हायर किया जाता था प्लो करने के लिए, है ना, उनको क्या कहा जाता था, मजदूर कहा जाता। इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में जो स्कैवेंजर्स होते थे उनको हलाल खोरम कहा जाता था, और बिहार में जो स्लेव्स वगैरह होते थे तो उनको क्या कहा जाता था, मल्ला जादा कहा जाता था। मैंने लाइक द हलाल खोरम स्कैवेंजर द मल्ला जादा लिटरली सन्स ऑफ द बोटमैन बिहार वर कंपेरेबल टू द स्लेव्स। तो जो स्लेव्स की कैटेगरी होती है उसमें बिहार में जो इस तरह का काम किया करते थे दासों वाला, उनको हलाल खोरम कहा जाता था, ठीक, सॉरी मल्ला जादा कहा जाता। हलाल खोरम स्कैवेंजर्स को कहा जाता था मुस्लिम कम्युनिटी में, और हिंदू कम्युनिटी में जो इस तरह की प्लो वगैरह किया करते थे, मैनुअल टास्क किया करते थे, उनको मजदूर या लेबर कहा जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंचायत एंड द हेडमैन की। पंचायत का रोल आपसे हमेशा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पंचायत। तो पंचायत का रोल आपको लिखना है, और हेडमैन का क्या, जमींदार का क्या रोल होता था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। द पंचायत वाज द हेडेड बाय द हेडमैन। अब ये पंचायत जो होती थी उसमें गांव का मुखिया होता है। पंचायत में क्या होता है, 5 पंच होते हैं, 1 सरपंच होता है। तो जो भी छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करते थे तो वो पंचायत करती थी। मेन डिसीजन के लिए हेडमैन के पास जाता था, जिसको मुकदम मंडल कहा जाता था, है ना। और ये बहुत ही ऊंची कास्ट के होते थे, इनके पास लैंड भी होती थी, पावर भी होती थी, मनी भी होता था। तो इस तरह से उनको फर्स्ट प्रिविलेजेस दी गई थी गाँव के अंदर। विलेज अकाउंट्स एंड द असिस्टेंट बाय द अकाउंटेंट, पटवारी एंड पंचायत। तो गाँव में जो जमीनों का लेखा जोखा रखते हैं, लैंड रिकॉर्ड रखते हैं, उनको क्या कहा जाता था, पटवारी कहा जाता था, है ना। तो पटवारी के पास पूरा रिकॉर्ड रहता था कि किस फार्मर के पास कितनी जमीन है, उससे कितना रेवेन्यू लेना है, तो सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता था। विलेज आर्टिशंस होते थे, विलेज आर्टिशन, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स, बार्बर, इवन द गोल्डस्मिथ। तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज गांव में परफॉर्म की जाती थी। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, पैसा होता नहीं था, तो गांव के लोग जिनके पास अनाज ज्यादा होता था, जिनके खेत होते थे, अगर वो पॉट लेने जाते थे तो उनको बदले में अनाज देते थे और इनसे पॉट ले लिया करते थे। मिट्टी के बर्तन हो गए या और भी कुछ चीज लेनी होती थी, तो इस तरीके से लेन देन होता था। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम द रोल ऑफ द वुमेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन का क्या रोल होता था। वुमेन जो है वो चाहे वो फील्ड्स में काम करते थे या फिर अदर एक्टिविटीज में 50-50% की उनकी भागीदारी होती थी, पार्टिसिपेशन होती थी, है ना। तो जैसे अगर मैं फील्ड की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, तो प्लो का काम कौन करते थे, मैन करते थे, यानी कि खेतों को जोतने का काम मैन करते थे। तो उसको सीड्स को सॉ करने का काम कौन करती थी, फीमेल्स करती थी। अगर वो इरिगेशन कर रहा है तो फीमेल क्या करती थी, वीडिंग्स वगैरह किया करती थी, जो अननेसेसरी प्लांट ग्रो हो जाते उनको उखाड़ना, एक दूसरे की साफ सफाई करना। ये जब हार्वेस्टिंग होती थी तो दोनों मिलकर हार्वेस्ट किया करते थे। और भी बहुत सारे टास्क होते थे, एक्टिविटीज होती थी। पॉट मेकिंग का काम होता था, या फिर आर्टिशंस का काम होता था, यान का काम होता था, धागा बुनने का काम होता था, कपड़ा बनाने का काम होता था। तो 50-50% जो है वो उनकी पार्टिसिपेशन देखी जाती थी। बंगाल के अंदर कुछ विमेंस जो थी वो जमींदार का रोल भी प्ले किया करती थी, वो भी जमींदार थी, खाली मैन नहीं होते थे, है ना। तो द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेमस द 18th एंड द 17th सेंचुरी जमींदार दैट ऑफ द राजस्थानी एंड वुमेन इन द
हेल्म। तो ये क्या करते थे, ये बहुत ही मतलब रिच होती थी, तो ऐसा नहीं था कि खाली मैन ही वहां के जमींदार वगैरह का रोल प्ले करेंगे, विमेन भी जमींदार होती थी, इंटरेस्ट पर पैसे दिए ना, इस तरह का काम भी किया करती थी। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा रोल जो है वो विमेन का बताया गया। इसके अलावा विमेन को चाइल्ड बेरर भी बताया गया है। चाइल्ड बेरर का मतलब होता है बच्चे पैदा करने वाले, ताकि वो बच्चे पैदा करके और उसी तरीके से उनके वर्क में उनका काम दें। जैसे स्लेव्स हो गए है ना, तो राजा के पैलेसेस में काम करना, जमींदार के खेतों में काम करना, तो वो जब बच्चे पैदा करेंगे तो वो उस तरह से बड़े होकर उनके खेतों में वैसे ही काम करेंगे, इसलिए भी उनको इंपॉर्टेंट समझा जाता था। अब हम बात करते हैं मनी एक्सचेंजर की। तो मनी एक्सचेंजर को क्या से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। मनी एक्सचेंजर को क्या कहते थे बच्चे, श्रॉफ कहा जाता था। कि अगर किसी को मान लो उन्होंने 10 किलो अनाज दिया उसको, तो बदले में उसको इतना पैसा मिलता था, तो वो मनी एक्सचेंजर होता था, है ना। इनको क्या कहा जाता था, इनको श्रॉफ कहा जाता था। जैसे आज के बैंकर्स होते हैं तो पहले इनको श्रॉफ कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉरेस्ट एंड द ट्राइब बियॉन्ड द सेटल्ड विलेज, ठीक है। फॉरेस्ट एंड द ट्राइब, अब कुछ लोग जो जंगलों में रहा करते थे वो अपने जंगलों वाली एक्टिविटीज किया करते थे, फॉरेस्ट एक्टिविटीज किया करते थे, फ्रूट कलेक्ट करना, गम कलेक्ट करना, फ्लावर्स कलेक्ट करना, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज किया करते थे। तो डेंस फॉरेस्ट जंगल और द स्क्रबल्ड खरबंदी। अब लोगों को ना खरबंदी यानी कि जो एक चकबंदी वाले सिस्टम जो होता है, चकबंदी क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जिन लोगों के पास लैंड नहीं होती थी, भूखे मरे थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ जमीन का टुकड़ा दिया गया है ना, ताकि वो अपने और अपने फैमिली का एक गुजर बसर करने के लिए, पेट पालने के लिए वहां पर कुछ कल्टीवेशन करे, जिससे कि उनका भी गुजारा चलता रहे, थोड़ा बहुत सेल करेंगे तो उनकी भी ठीक ठाक से जिंदगी चलती रहे। उनको क्या कहते हैं, चकबंदी कहा जाता है। अब यहाँ पर स्क्रबल्ड आता है यानी कि खरबंदी। एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर द फॉरेस्ट इन द डिफरेंट वेज। तो डेंस फॉरेस्ट में जिनको जंगल कहा जाता है, और द स्क्रबल्ड इनको खरबंदी भी कहा जाता था, जो फॉरेस्ट्री एरिया में रहा करते थे, फॉरेस्ट एरिया को भी। एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर द फॉरेस्ट इन द डिफरेंट वेज। अब जो बाहर से कुछ ऐसी फोर्सेस आती थी जो जंगलों में रहा करती थी, है ना, मतलब जंगलों में आकर के और एक्टिविटीज किया करती थी, तो एक्सटर्नल फॉरेस्ट एंटर द फॉरेस्ट इन द डिफरेंट वेज। अलग अलग डिफरेंट वेज से आया करते थे। किसी को कोई काम होता था, किसी को एलिफेंट की क्या होती थी, जरूरत होती थी, तो जंगलों में एलिफेंट पकड़ने के लिए आते थे, है ना। किसी को वैल्यूएबल टिम्बर चाहिए थे, तो वो इस तरह से जंगल में एंटर किया करते थे। द स्टेट रिक्वायर्ड द एलिफेंट फॉर द स्टेट को क्या होता था, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते थे, किसके लिए, आर्मी के लिए, है ना। तो द पेशकश लिवाइव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट पीपल ऑफन इंक्लूडिंग अ सप्लाई ऑफ द एलिफेंट। तो ये लोग क्या करते थे, जो जंगलों में रहते थे, ये एलिफेंट्स को पकड़कर राजा को दिया करते थे, उनको एक अपनी तरफ से पेशकश दिया करते थे। राजा इनके काम से खुश होता था और इस तरीके से उनको जंगलों में जो है वो एक्टिविटीज करने के राइट दे दिया करता था। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जमींदार का क्या रोल होता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जमींदार हेल्ड द एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड टर्म द मलकियत। जमींदार गांव का मुखिया होता था, जो जितनी भी उसके पास लैंड होती थी, तो उस लैंड को, उस प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी को, पर्सनल प्रॉपर्टी को मलकियत कहा जाता था। मीनिंग द प्रॉपर्टी दैट द अपर क्लास, तो वो अपर क्लास के होते थे, दे परफॉर्म द सर्टेन सर्विसेज लाइक खिदमत टू द स्टेट। तो वो अपनी जो सर्विसेज होती थी वो स्टेट को दिया करता था, है ना, खिदमत किया करता था कि बोलो क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी, क्या सेवा कर सकता हूं, ऐसे कुछ सुना होगा ना। तो वो राजा के लिए काम करते थे। इसमें राजा का भी फायदा होता था और जमींदार का भी फायदा होता था। तो जमींदार ऑफन रिसीव द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्री। तो जमींदार को फायदा पीजेंट्री से भी मिलता था और स्टेट से भी मिलता था, इसलिए ये प्रिविलेजेस थे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे होता था कि लैंड रेवेन्यू, लैंड फ्रॉम द revenue from the land was the economic the mainstay of the Mughal Empire and the Diwan who was responsible to supervising the fiscal statement and the empire। अब पूरा का पूरा जो लेखा जोखा होता था, यानी कि किससे कितना हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, किससे कितना लेना है, उधार लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो होता था वो कौन रखता था, वो दीवान रखता था, है ना बच्चे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फिस्कल स्टेटमेंट ऑफ द एम्पायर। तो पूरे एम्पायर का, वो तो जो पटवारी होता था वो तो गांव का रखता था, ये जो होता था दीवान वो पूरे स्टेट का रखा करता था सारा रिकॉर्ड। नाउ द आमिल गुलजार क्या होता है, आमिल गुलजार जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्टर होता है। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आमिल गुलजार मैच की फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो ये कौन होता था, रेवेन्यू कलेक्टर होता था, राजा का एजेंट होता था और वो जगह जगह से रेवेन्यू को कलेक्ट करता था और फिर स्टेट को डिपॉजिट करता था। 2 स्टेजेस ऑफ रेवेन्यू, दो तरह से रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे। एक का नाम होता था जामा और एक का होता था हासिल। जामा होता है असेसमेंट, यानी कि जिसके पास जितनी लैंड होती है उसके हिसाब से उनसे रेवेन्यू लिया जाता था।
एक होता था कि जिनके पास फिक्स रेवेन्यू होता है तो उसको हासिल करना होता था, यानी कि उनसे उतना लेना ही लेना है। अब आप बात करते हैं हम किसकी, लैंड क्लासिफिकेशन की। तो लैंड क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पोलाज एक वर्ड आता है, तो पोलाज का मतलब होता है एनुअली कल्टिवेटेड, तो जो जिसमें हर साल कल्टिवेशन की जाती है। परोती होता है कल्टिवेटेड फॉर द टाइम, तो कुछ टाइम के लिए उसको फ्री छोड़ा जाता है। परोती में एग्रीकल्चर तो होती है ना, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको फ्री रख दिया जाता है, जबकि पोलाज में नहीं होता, उसमें एनुअली कल्टीवेशन होती रहती है, उसमें जमीन खाली नहीं छोड़ी जाती है। एक आता है आपका चाचर। चाचर का मतलब होता है उसको 3 साल, एक बार फसल उसमें ग्रो कर ली है ना, कल्टीवेशन कर ली, उसको 3-4 साल के लिए उसको फ्री छोड़ा जाता था। तो वो किस में होता था, चाचर में होता था। एक होता था बंजर, जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी उसको बंजर कहा जाता था। एक होता है आपका मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम होता है अ सिस्टम ऑफ द रैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये रैंक होती थी बच्चे, जो राजा होता था, राजा के जो जितने करीब होगा, जितने पास में होगा, उसका रैंक सबसे हाई होता था, है ना। तो इस तरीके से रैंक वाइज जो है उनको बिठाया जाता था। तो सबसे हाई पोस्ट जिनकी होती थी वो राजा के बिल्कुल समीप बैठता था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये रैंक होती थी, ठीक है, मनसबदारी। तो मनसबदारी सिस्टम ऑफ द रैंकिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द डिटरमाइन देयर सिविल एंड द मिलिट्री ड्यूटीज। किसको कितनी मिलिट्री ड्यूटीज दी गई, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको मनसबदारी वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उनको उनकी सैलरी भी दी जाती थी और पोस्ट सबसे हाई होती थी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाती थी। सैलरी जो दी जाती थी वो जात और सवार के रूप में दी जाती थी, है ना। तो जात क्या होता है, जात और सवार के रूप में दी जाती थी, ठीक है। जात क्या होता है बच्चे, वो एक पोजीशन होती है, और सवार क्या होता है कि उसके नीचे कितने घुड़सवार राजा की तरफ से उनको भेंट किए गए हैं कि तुम जरूरत पड़ने पर आप इतने, मैं आपको घुड़सवार यानी कि कैवलरीज जो मैं आपको देता हूं तो आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये उनकी रैंक के हिसाब से होती थी। ये होती थी सैलरी, ठीक है, ये होती थी सैलरी। देखो ये पोस्ट होती थी मनसबदारी, ठीक है, और मनसबदार को जो सैलरी दी जाती थी उसको जात कहा जाता था, और ये होते थे घुड़सवार। क्लियर हो गए। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि फ्लो ऑफ सिल्वर की। द मुगल एम्पायर वाज अमंग द लार्ज द टेरिटोरियल। तो मुगलों के पास, मुगलों के जो रिलेशन थे, ट्रेडिंग रिलेशन, वो बाहर के देशों के साथ भी थे। जैसे मिंग है तो उस टाइम का उसको मिंग कहा जाता था, आज का चाइना होता था। सफाविद यानी कि आज का ईरान था, एंड द ऑटोमन एम्पायर तो आज का टर्की है। तो इनके साथ में इनके ट्रेडिंग रिलेशन हुआ करते थे। तो वहां पर माइंस, जो सिल्वर माइंस थी वो बहुत ज्यादा थी, तो एक्सपोर्ट जो भी किया जाता था इंडिया से, तो वो बदले में क्या देते थे, इंडिया को सिल्वर दिया करते थे, है ना। तो डिस्कवरी एंड ओपनिंग अप द न्यू वर्ल्ड रिजल्टेड अ मैसिव एक्सपेंशन ऑफ द एशियाज, पर्टिकुलरली इंडिया ट्रेड विद द यूरोप। तो इससे क्या होता था, इंडिया के यूरोप के साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सिल्वर आ गई थी। और सिल्वर ज्यादा होने की वजह से मुगलों ने क्या किया, ज्यादातर चांदी के सिक्के यानी कि सिल्वर कॉइंस को इंट्रोड्यूस किया। एक्सपेंशन इन द commodity composition, this trade the expeding a trade bought the huge amount of the silver billion of the Asia। यही चीज बताई गई है कि इससे क्या होता था, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सिल्वर आ गई थी, जिससे कि उन्होंने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। फॉर द गुड्स प्रोक्यूर्ड फ्रॉम इंडिया, इंट्रोडक्शन द सिल्वर रुपया इन इंडिया। और सिल्वर के कॉइन्स को क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईने अकबरी। तो आईने अकबरी पर बात करते हैं कि आईने अकबरी वाज द पार्ट ऑफ द लार्ज। आईने अकबरी अकबरनामा का क्या था, थर्ड पार्ट था। आईने अकबरी अकबरनामा का क्या था, थर्ड पार्ट था, है ना। तो अकबरनामा अकबर के ऊपर लिखी गई थी, बुक थी उनके जीवन पर आधारित। तो थर्ड उसका वॉल्यूम था, उसका नाम था आईने अकबरी, लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाय द अकबर एंड। और तो ये किसने लिखा था, ये लिखा था अबू फजल ने। किसने लिखा था, ये जो आईने अकबरी थी ये अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है, अबुल फजल, राइट बच्चे, अबू फजल ने लिखी थी। तो एंड इट इज द पार्ट ऑफ द अकबरनामा इट वाज। तो इसको कब कंप्लीट किया गया, इसको कंप्लीट किया गया 1598 के अंदर। द आइन इज मेड ऑफ द 5 ड्राफ्ट। तो इस आईने अकबरी के भी 5 ड्राफ्ट थे, देखो आपको ध्यान से लगाना है। तो अकबरनामा के, ठीक है, अकबरनामा के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। और तीसरा थर्ड पार्ट कौन सा था, वो था आईने अकबरी। इसके भी 5 पार्ट थे, राइट, इसके भी 5 पार्ट थे। तो पहला पार्ट कौन सा था, पहला पार्ट था आपका मंजिल आबादी, ठीक है, पहला पार्ट कौन सा था, मंजिल आबादी। सेकंड पार्ट कौन सा था, तो फर्स्ट पार्ट इसमें आ जाएगा आपका मंजिल आबादी, ठीक है, मंजिल आबादी। सेकंड पार्ट कौन सा आ जाएगा, सिपा आबादी, सेकंड पार्ट सिपा आबादी। और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा मुल्क आबादी। थर्ड पार्ट कौन सा होगा, मुल्क आबादी। तो इसमें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में लिखी होती थी, इसमें उनकी आर्मी के बारे में, और ये पूरा का पूरा स्टेट के बारे में लिखा होता था। फोर्थ जो होती थी वो रिलीजन से मैटर करती थी, और जो फिफ्थ होती थी वो अकबर की एक्चुअल सेइंग होती थी। तो इस तरह से आईने अकबरी के 5 ड्राफ्ट तैयार किए गए थे। अब बात करते हैं मंजिल आबादी की। तो मंजिल आबादी में इंपीरियल
हाउस होल्ड यानी कि पर्सनल लाइफ के बारे में, सिपा आबादी में मिलिट्री के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, मुल्क आबादी में फिजिकल स्लाइड ऑफ द एम्पायर, और फोर्थ जो था रिलीजियस ऑफ द कल्चर ट्रेडिशन में डिस्क्राइब किया गया था, और फिफ्थ जो था एक्चुअल कलेक्शन ऑफ द अकबर्स ऑस्पिशियस सेइंग। तो ये पूरा का पूरा 5 भागों में ये डिवाइडेड था, राइट। आई होप आपने पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया होगा, और रिवाइज कर लिया। अगर आपको ये माइंड मैप अच्छा लगा, सारे माइंड मैप अच्छे लगे अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो और अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको सारी चीजें जो है वो इनकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो कम्युनिटी ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, वहां पर सभी टीचर्स का एक ग्रुप बना होगा, तो वहां पर अनीता मैम को आप ज्वाइन कर सकते हो। सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए ये हमारे प्रीमियम बैचेज है, तो प्रीमियम बैचेज में एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। और इसके अलावा CUET में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, यूजी पे क्लिक करोगे, आर्ट्स पे क्लिक करोगे, और इसके अलावा ये आपका आ गया डेल्टा 2.0, ये आपका आ गया महापैक। महापैक वालों को सारे बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि जो आने वाले बैचेस होंगे वो भी उनको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस और आपके मॉक टेस्ट होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, वो सारे आपको स्टडी मटेरियल यहां पर मिल जाएगा, और आपको घर बैठे आपको बुक भी पहुंचा दी जाएगी। तो इसमें क्या करना है, आपको एनरोल करना है, और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप Y489 कूपन कोड को यूज कीजिए। और इससे क्या होगा, इससे आप ये देखिए आपके पास जो है वो 17% का डिस्काउंट मिलकर के इतने का हो गया है। तो ये थी हमारी आज का पूरा माइंड मैप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।